नमस्कार दोस्तों, सोशल वर्ल्ड के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं सत्यम आनंद आपके साथ आज एक ऐसे मूर्त विषय पे चर्चा करने जा रहा हूँ जिस विषय पे ज़्यादा चर्चाएं होती नहीं हैं। हम उस मूल कारण को खोजने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे जिस मूल कारण की वजह से हमारे समाज में जाति आधारित भेदभाव, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की शुरुआत होती है। और इसमें हम एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जानने का भी प्रयत्न करेंगे और वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि एकदम कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन में समाज के ब्राह्मणों को दोष दिया जाता है। और कहीं ना कहीं ये दोष देना गलत भी नहीं है, लेकिन पूर्ण रूपेण सही भी नहीं है। ये कारण हमारे समाज में डीपली रूटेड हो चुका है। लेकिन हमारे समाज के अगर हम ऐतिहासिक परिपक्षों को देखें तो वैदिक पीरियड के दौर में हमारे समाज में इस प्रकार का किसी भी प्रकार का जाति के आधार पर भेदभाव मौजूद नहीं था। अब हम देखेंगे कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के रूट कॉजेस क्या हैं। वैदिक पीरियड में कास्ट बेस्ड की जगह पे वर्ण सिस्टम था। इसमें फॉरेन इन्वेजन की क्या भूमिका रही और फॉरेन इन्वेजन की वजह से रिसोर्स क्राइसिस और डिस्क्रिमिनेशन की शुरुआत की बात करेंगे, और फिर मॉडर्न चैलेंजेस और नए पाथ के विषय में भी हम आगे देखेंगे। तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में काफ़ी गहराई तक मौजूद हो चुके हैं, लेकिन ये हम कभी सोच नहीं रहे हैं कि क्या ये हमारे समाज का हिस्सा था या ये हमारे समाज का हिस्सा बना। तो हम निश्चित तौर पे देखेंगे ये हमारे समाज का हिस्सा बिल्कुल नहीं था। तो इस वीडियो में हम वही चीज़ को देखेंगे कि हमारे समाज में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन आया कहाँ से और किस प्रकार से इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज फॉरेन इन्वेजन की वजह से क्रिएट हुई और समाज में इनइक्वालिटी बढ़ने लगा। तो सबसे पहला चीज़ हम देखेंगे कि इंडियन सोसाइटी में जो वैदिक पीरियड में समाज जो था वो जातियों में नहीं वर्णों में विभाजित था। 4 वर्ण हुआ करते थे जो थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये 4 वर्णों के लोग समाज को चलाने का काम करते थे और किसी भी वर्ण के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव मौजूद नहीं था। जो ब्राह्मण थे वो शिक्षा लेने और देने का काम करते थे। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन में राजा का हेल्प किया करते थे। क्षत्रिय जो थे शासन किया करते थे, गवर्नेंस किया करते थे और साथ में गवर्नेंस के साथ में सिक्योरिटी प्रदान किया करते थे लोगों को। फिर वैश्य जो थे वो मर्चेंट, व्यापारी और ट्रेडर्स थे जो समाज में व्यापार को और बाकी सारी वस्तुओं की उपलब्धता को इंश्योर करते थे और इकोनॉमिक्स को अपने हिसाब से चलाते थे। और सबसे अंत में वहीं शूद्र आ जाते हैं जो अलग अलग एसेंशियल सर्विसेज और वर्क्स में इंगेज होते थे। तो वर्णा सिस्टम जो था वो काफ़ी फ्लेक्सिबल था और चूज करता था अपना प्रोफेशन बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज़ के आधार पे। ठीक है, और ये कैपेबिलिटीज़ के आधार पे किस हिसाब से चूज होता था। अगर कोई बच्चा का पिता अगर शूद्र वाले कार्य करता है, लेकिन अगर वो बालक बड़ा हो करके शिक्षा ग्रहण कर लेता है, एजुकेटेड हो जाता है और अगर वो शिक्षा से जुड़े कार्य करने लगता है तो वो ब्राह्मण बन सकता है। और अगर कोई ब्राह्मण शिक्षा से जुड़े कार्य छोड़ करके सुरक्षा से जुड़े कार्य में संलग्न हो जाता है तो वो ब्राह्मण क्षत्रिय कहलाएगा, ना कि ब्राह्मण कहलाएगा। और अगर कोई क्षत्रिय सुरक्षा से जुड़े कार्य, शासन से जुड़े कार्य छोड़ करके व्यापार करने लगता है तो वो वैश्य कहलाएगा, ना कि क्षत्रिय कहलाएगा। इतना खूबसूरत सिस्टम जिसमें कोई भी जाति की बंदिशें ना थी और समाज एक अलग दिशा में बढ़ने के लिए लगातार प्रेरित हो सकता था। इस सिस्टम में ऐसा क्या हुआ कि आगे जा करके हमको देखने को मिलता है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन सर्वत्र व्याप्त हो गया। तो इसमें कहीं ना कहीं फॉरेन इन्वेजन, बाहरी आक्रमणों का एक दौर सा प्रारंभ हुआ। जब हम देखते हैं 458 ईस्वी से लेकर के 471 ईस्वी के बीच में ह्यून्स इन्वेजन होता है गुप्ता पीरियड के दौर में। फिर अरब इन्वेजन, मोहम्मद गजनी का इन्वेजन, मंगोल तैमूर का इन्वेजन। इस इन्वेजन के वजह से हमको ये जरूरी नहीं है कि ये इन्वेजन कब हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, हमें ये समझना जरूरी नहीं है। हमारा टॉपिक है कि हमको ये समझना है कि ये इन्वेजन किस प्रकार से कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को लीड किया। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि इस इन्वेजन के वजह से भारत को लूटा गया। लूटेड द इंडिया, दे ऑल लूटेड द इंडिया सेवरल टाइम्स। जैसा कि आप महमूद ऑफ गजनी के बारे में तो जानते ही होंगे। महमूद ऑफ गजनी जो था लगभग 17
17 बार हमारे सोमनाथ टेम्पल को लूटा था। जो सोमनाथ टेम्पल एक दौर में वेस्ट की विरासत, हेरिटेज और वेस्ट की संपत्ति का केंद्र माना जाता था, उस सोमनाथ टेम्पल पे लगातार मोहम्मद गजनी ने कई बार हमला किया, जिस हमले की वजह से भारत की वेल्थ, जो संपत्ति जो थी, प्रॉस्पेरिटी जो थी, वो आम राजाओं के हाथ से निकलने लगी, कम होने लगी। और इसके वजह से लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो एक एसेंशियल वर्क तो कर रहे हैं, लेकिन वो एसेंशियल वर्क को करने के लिए किसी खास स्किल की आवश्यकता नहीं है, तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव दिखता है। तो सबसे पहला चीज़ हम इसमें कुछ पॉइंट को इंगित करेंगे कि रिसोर्सेस जो है डेवलपमेंट का नींव है। रिसोर्सेस के बिना डेवलपमेंट हो नहीं सकता है। जब रिसोर्सेस से ही डेवलपमेंट इंश्योर होगा तो निश्चित तौर पे जो समाज में लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेस गैदर करने की कोशिश करेंगे। सब सोचेंगे कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेस आए, और इस क्रम में ढेर सारी चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी। सबसे पहला चीज़ कि जब रिसोर्सेस में कमी आई तो शिक्षा से जुड़े हुए लोग जो थे, जिसको ब्राह्मण कहा जाता था, और दूसरा जो शासक वर्ग था, जो क्षत्रिय समाज में थे, वो सारे के सारे लोग लगातार इस प्रयत्न में लगे कि समाज के कुछ हिस्सों को अगर समाज की मुख्य धारा से अलग कर दिया जाए, तो अगर इनके पास समाज के वो सारे के सारे एक्सेस कम कर दिए जाएं, तो रिसोर्सेस जो है कम लोगों में बांटना पड़ेगा, और वो रिसोर्सेस अगर कम लोगों में बटेगा तो फिर से रिसोर्सेस ज़्यादा मात्रा में बटेगा, और इस क्रम के में ढेर सारे बदलाव देखने को मिले समाज में। ब्राह्मण वर्ग और क्षत्रिय वर्ग, खास करके ब्राह्मणों की हम बात करेंगे, उन्होंने कुछ ऐसे नियम बनाए जिन नियम के अंतर्गत जो समाज के कुछ लोग थे, जैसे कि शूद्र कम्युनिटी के जो लोग थे, उनके पास ये अधिकार नहीं था कि वो समाज के, धीरे धीरे उनसे वो अधिकार छीने गए शूद्र कम्युनिटी से कि वो समाज के उन कामों को करे जो काम पहले उन्हें करने अलाउड थे, जैसे कि मंदिर में जाना, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार होना, आम पब्लिक डिबेट्स में, पब्लिक बातचीत में खड़े होकर के बातचीत सुनना या अपनी राय देना, और हथियार चलाना, उनका काम फिक्स कर दिया गया, उनका काम निश्चित कर दिया गया। ये सब काम करने की वजह से वो कहीं ना कहीं जब शिक्षा व्यवस्था से दूर रहेंगे तो उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट निश्चित तौर पे इफेक्ट होगा। उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब इफेक्ट होगा तो निश्चित तौर पे वो एक ऐसे कंडीशन में रहने के लिए मजबूर हो जाएंगे जहाँ पे लॉन्ग टर्म में उनके पास रिसोर्सेस की कमी रहेगी, और वहीं जो कुछ लोग जो ये सिस्टम क्रिएट किए जिसके वजह से हमारे समाज में जो रिसोर्सेस की कमी दिखाई दे रही थी, वो कमी अब समाज के एक तबके को बगल कर देने की वजह से फिर से बराबर हो गई, और उनका लाइफ वापस से उसी तरीके से चलता रहेगा। तो हम देखते हैं विथ कंटिन्यूअस फॉरेन इन्वेजन इंडियाज इकोनॉमिक रिसोर्सेस डिक्लाइन ड्रास्टिकली। ठीक है, तो लगातार फॉरेन इन्वेजन की वजह से हमारा जो इकोनॉमिक रिसोर्स था वो काफ़ी तेज गति से गिरा। तो फिर अपर क्लास एलिट जो थे वो कंट्रोल करने लगे रिमेनिंग रिसोर्स को, और डिस्क्रिमिनेशन की भावना लोअर सेक्शन के प्रति बिल्ड किए कि अगर लोअर सेक्शन भी हमारे सोसाइटी का उसी रिसोर्स का हिस्सा बनेगा जैसे पहले बना हुआ था, तो निश्चित तौर पे हमारी जो स्थिति है वो कमज़ोर होती चली जाएगी, और रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन से हमारे पास कम रिसोर्सेस बचेगा, और हम जो जीवन शैली एक दौर में जिया करते थे वो जीवन शैली हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे। वहीं शूद्रज जो थे, शूद्र कम्युनिटी से जो बिलोंग करते थे, वो हमारी सोसाइटी के एसेंशियल पार्ट तो थे, लेकिन वो मार्जिनलाइज्ड, हाशिए पे पहुंच गए, और रिसोर्स क्राइसिस की वजह से
ना कि ब्राह्मणों ने जबरदस्ती ये काम किया, बल्कि फॉरेन इन्वेजन की वजह से एक ऐसा सिस्टम क्रिएट हुआ जो सिस्टम हमारे समाज में रिसोर्सेस में काफ़ी ज़्यादा कमी ले आया, और ये कमी कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में हमारे लाइफ को काफ़ी बुरी तरीके से अफेक्ट किया, और जिसके वजह से कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन प्रारंभ हुआ। लोग बात करते रहते हैं एजुकेशन, शिक्षा अगर आएगा तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगा। लगातार 77 वर्षों से भारत प्रयत्न कर रहा है कि भारत के सभी लोग शिक्षित हों, लेकिन शिक्षा बढ़ जाने की वजह से कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कभी खत्म नहीं होगा। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए हमें रिसोर्सेस वापस से ज़्यादा मात्रा में जनरेट करने पड़ेंगे। रिसोर्सेस अगर ज़्यादा मात्रा में होंगे तो समाज के, सोसाइटी के हर एक तबके के पास रिसोर्सेस पर्याप्त मात्रा में होगा, तो उसके मन में ये चाह नहीं होगी कि हम किसी के रिसोर्सेस को छीन करके हम खुद के पेट को भरे, हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करें। लेकिन ये चीज़ें तब हो पाएगी जब कंट्री का ग्रोथ रेट एक्सपोनेंशियल होगा, लेकिन अभी के दौर में ये यथासंभव नामुमकिन सा ही दिख रहा है, क्योंकि हमारा ग्रोथ रेट अभी इकोनॉमी के हिसाब से 6.4%, तो ये चीज़ें फिलहाल के दौर में पॉसिबल नहीं दिख रही है। लेकिन हाँ, ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से समाधान नहीं हो सकता। इसका समाधान का एक कारण रिसोर्सेस का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिसोर्सेस के ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होने से ये चीज़ें इंश्योर हो पाएगी। देखिए, even today unequal resource distribution continues to impact the marginalized community. However, government initiate urbanization, education are slowly bridging the gap. मतलब अगर लगातार जो शहरीकरण, नगरीकरण हुआ है और शिक्षा का विकास जो हुआ है, इसके वजह से आम लोगों के पास पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी बढ़ी है, जिससे समाज में ये जो चीज़ें हैं, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है, ये लगातार कम होती आई है। किंतु क्या ये उतनी कम हो पाई है? नहीं। इसके लिए हमें फोकस करना है ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स जनरेशन की तरफ, विद द इंक्रीज अवेयरनेस, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट और सोशल फ्री फ्रॉम कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। अब इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में नियम तो बना हुआ है, लेकिन एक्चुअली तौर पे हमको ये डिस्क्रिमिनेशन से फ्री समाज दिख नहीं रहा है। तो इसके लिए हमें रिसोर्स ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करने की कोशिश करनी चाहिए। आप अपने आसपास एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जहाँ कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे आपको दिखाई देंगे, लेकिन कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन में वो कहीं ना कहीं लिप्त हैं। वहीं कुछ लोग जिनका इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी वेल टू डू है, लेकिन वो उतने ज़्यादा शिक्षित नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन वो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं। तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का मूल कारण शिक्षा नहीं, बल्कि आर्थिक व्यवस्था है, आर्थिक संपन्नता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको सोशल वर्ल्ड का ये इनिशिएटिव अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको भविष्य में ऐसे ही और वीडियो देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए और आप इस तरह के यूजफुल कंटेंट को मिस ना कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद।